Hello and welcome back to my YouTube channel. Today I'll be continuing with the Kent philosophy, chapter 1, The Sick, which I left in my the part 1 lecture. Those who have not watched it, part 1, please go to my channel and do watch part 1 lecture, The Sick. And today we'll be discussing the remaining part of The Sick. Let's have a short recap of what we studied in part 1. Basically in part 1 we discussed about होम्योपैथी एंड एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू. हमने पढ़ा था कि होम्योपैथी जो है वो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, ठीक है, और जो हमारा एलोपैथी है वो प्रिंसिपल्स को नहीं मानता है, किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता है. वो ये मानते हैं कि वो एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, ठीक है. वो किसी बीमार पर्सन को मेडिसिन देते हैं, जो भी वो ऑब्जर्व करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस में लेके फिर फर्दर उस पर वो काम करते हैं, ठीक है. तो बेसिकली एक आम सहमति पर बेस्ड होती है एलोपैथी, एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स ऑफ डिजीज़ को मानते हैं. वो मानते हैं कि जो हमारा बॉडी है, टिश्यूज़ है, वहीं से डिज़ीज़ शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है. बट होम्योपैथी क्या मानता है कि हमारे डिज़ीज़ होने के पहले क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कॉज होता है, ठीक है, जिस वजह से हमको डिज़ीज़ होती है या जिसकी वजह से हमारे टिश्यू चेंजेस होते हैं. ओके, we discuss about aphorism 1. The physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed. physician का सबसे ऊंचा एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? जो भी सिक पर्सनस होते हैं उनको क्या करना? वापस से उनको हेल्दी बनाना, ठीक है, उनको क्योर करना, ठीक है, उनकी डिजीज़ को जड़ से हटा देना. Now, it is a man that is sick and to be restored to health, not his body, not the tissues. इंसान जो होता है हमें उसको वापस से हेल्थ में रिस्टोर करना होता है, उसको हमें स्वस्थ बनाना होता है, ना कि उसकी बॉडी को और ना कि उसके टिश्यूज़ को. यू विल फाइंड मैनी पीपल हु विल से आई एम सिक. आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ, ठीक है. दे विल एनमरेट पेजेस ऑफ सिम्टम्स, पेजेस ऑफ सफरिंग. वो लंबे चौड़े 3-4 पेज आपको बता देंगे अपने सिम्टम्स के, अपने लक्षण के, कि ये है मुझे. दे लुक सिक, वो बीमार दिखते हैं. बट दे टेल यू, वो आपको क्या बोलते हैं? I have been to the most eminent physicians. I have had my chest examined. I have been to the neurologist. I have been physically examined from head to toe. And they tell I am not sick. I have no disease. तो वो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गया हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े फिजिशियंस के पास गया हूँ, ठीक है, मेरा चेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया हूँ. मतलब बेसिकली वो बोलते हैं कि मैं मेरी जो बॉडी है सिर से लेकर तक पाँव तक वो पूरी मेरी एग्जामिनेशन हो गई है, उसकी जांच हो गई है, और फिर डॉक्टर मुझे क्या बोलता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है. तो मैनी अ टाइम हैव आई हर्ड दिस स्टोरी आफ्टर गेटिंग 3 or 4 पेजेस ऑफ सिम्टम्स. सो डॉक्टर केंट क्या कह रहे हैं कि बहुत बार मैंने ये स्टोरी पेशेंट्स के मुंह से सुनी है, जब वो 3-4 पेज के अपने सिम्टम्स बता देते हैं, लक्षण बता देते हैं, तो फिर पेशेंट ऐसे बोलता है. नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? It is true that if a state progresses, there will be evidences of disease. That is, evidences which the pathologist may discover by his physical examination. अब ये सच बात है कि अगर जो हमारी डिज़ीज़ है, अगर वो प्रोग्रेस कर रही है, अगर वो आगे बढ़ रही है, तो हमें डिज़ीज़ का एविडेंस मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है. तो फिर वो हमारे पैथोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है, हमारे टिश्यूज़ में वो चीज़ें गड़बड़ी आने लगेगी. जो भी हमारी डिज़ीज़ की वजह से दिक्कतें हो रही है वो हमारे पैथोलॉजी में दिखने लगेगी. फिर जब फिज़िकल एग्जामिनेशन होगा तो हमको पता चलेगा, पैथोलॉजिस्ट जो है वो डिस्कवर करेगा कि क्या दिक्कत हुई है उसकी बॉडी में, उसके टिश्यूज़ में, उस बीमारी की वजह से. बट एट प्रेजेंट द पेशेंट इज़ नॉट सिक, सेज द लर्न डॉक्टर. लेकिन अब जो एक समझदार डॉक्टर है वो क्या बोलेगा कि जो पेशेंट है वो बीमार नहीं है. बट वट डू ऑल दीज सिम्टम्स मीन? आई डो नॉट स्लीप एट नाइट, आई हैव पेन्स इन आईकेज, माई बॉवल्स डू नॉट मूव. बट फिर इन सिम्टम्स का क्या मतलब है कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे दर्द रहता है, मेरे बॉवल्स नहीं हो रहे हैं, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है. तो दीज सिम्टम्स आर बट द लैंग्वेज ऑफ नेचर talking out as it were and showing as clearly as the daylight the internal nature of the sick man or woman. तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं? ये नेचर की लैंग्वेज होते हैं. मतलब जो हमारा इंटरनल नेचर होता है, जो एक बीमार आदमी होता है वो अंदर से उसका कैसा है, ठीक है, अंदर उसकी बीमारी कैसी है, तो वो चीज़ें जो सिम्टम्स होते हैं वो हमको हमारी जो अंदर की चीज़ है वही
सिम्टम्स के रूप में बाहर की तरफ एक्सप्रेस होती है, ठीक है। जितनी ही क्लियर डे लाइट होती है, दिन की रोशनी होती है, उतना ही क्लियर जो हमारे अंदर की पैथोलॉजी होती है, अंदर की जो हमारी गड़बड़ी होती है एक बीमार आदमी की या औरत की, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो एक दिन की रोशनी की तरह एकदम क्लियरली सिम्टम्स के फॉर्म में हमको दिखती है। नाउ इट इज़ अ क्वेश्चन वेदर वी विल स्टार्ट आउट एंड कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ डिजीज और बिगिन एट द बिगनिंग विद द कॉजेज। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या हम सिर्फ उस डिज़ीज़ के रिजल्ट्स को कंसिडर करेंगे जो हमारा पैथोलॉजी है, टिश्यू चेंज हो रहा है, या फिर हम स्टार्टिंग से कॉज के साथ स्टार्ट करेंगे, हम कारण को लेके चलेंगे कि किस वजह से वो चीज़ हो रही है। Now, if we have material ideas of disease, we will have material ideas of the means of cure. अब अगर हमारा मटेरियलिस्टिक व्यू होगा डिज़ीज़ का कि सिर्फ ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है, टिश्यूज़ वगैरह से सॉरी डिज़ीज़ है, मटेरियलिस्टिक अगर पॉइंट होगा, तो हम जो क्योर है उसका हम मटेरियलिस्टिक आइडिया ही लेकर चलेंगे, ठीक है। हम टिश्यूज़ पर ही ध्यान देंगे, हम उन्हीं को क्योर करेंगे, हम पर्सन को लेकर नहीं चलेंगे। Now, if we believe an organ is sick and alone constitutes the disease, we must feel that if we could remove the organ, we could cure the patient. अब अगर हम ऐसा मानेंगे कि हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन जो है अगर वो बीमार है और सिर्फ उसी में डिजीज़ है, उसी में बीमारी है, तो हम क्या सोचेंगे कि अगर हम उस ऑर्गन को रिमूव कर देते हैं तो हम पेशेंट को क्योर कर देंगे। Now, for an eruption on the skin, we would use local means to stimulate the functions of the skin and make it heal. अगर हमारे स्किन पे कोई इरप्शन हो गया है तो हम लोकल मीन्स यूज़ कर लेते हैं और उस पर उसको फंक्शंस को क्या करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए और उस जगह को हील करने के लिए हम ऑइंटमेंट वगैरह लगा लेते हैं, और फिर हम ये बिलीव करते हैं कि वो जो इरप्शन है उसका कोई कॉज नहीं है, एंड हम उसको जब हील कर लेते हैं वहाँ की स्किन कोई भी ऑइंटमेंट लगा के, लोशंस, लिनेमेंट्स वगैरह लगा के, तो वी थिंक दैट वी हैव क्योर्ड द पेशेंट। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने पेशेंट को क्योर कर लिया है। A man has a necrotic condition of the hand, then if we believe that only the hand is sick, we would think we had cured the patient by removing his hand. अब अगर किसी के पर्सन का जो हाथ है अगर वो ख़राब हो रहा है, वहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है, सेल डेथ हो रहा है, तो फिर हम ये बिलीव करते हैं कि जो उसका हैंड है सिर्फ उसी पर्टिकुलर जगह पर बीमारी है, वही बीमार है, एंड हमें ऐसे लगता है कि अगर हम उसका हाथ हटा देंगे तो उसकी बीमारी भी क्या होगी, चली जाएगी और पेशेंट जो है वो क्योर हो जाएगा। बट दिस इज़ द रिडक्शियो एड एब्सर्डम। अब रिडक्शियो एड एब्सर्डम क्या होता है? डॉक्टर केंट कह रहे हैं कि ये जो मेथड्स है कि अगर इरप्शन हुआ तो वहाँ पे ऑइंटमेंट लगा दो, वो चीज़ ठीक हो जाती है, अगर हाथ में कोई प्रॉब्लम है हाथ हटा दो, किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है वो ऑर्गन रिमूव कर दो, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये रिडक्शियो एड एब्सर्डम है, ठीक है। व्हाट इज़ रिडक्शियो एड एब्सर्डम? ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ना, ये इलॉजिकल है, बिल्कुल ही एब्जर्ड है, ठीक है। इसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, एंड इट इज़ फॉल्स, ठीक है, ये गलत चीज़ है। फॉर नथिंग एग्जिस्ट विदाउट अ कॉज, क्योंकि बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के तो कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। द मैन इज़ प्रायर टू द ऑर्गन्स। हम अपने ऑर्गन्स से पहले आते हैं, ठीक है, इंसान अपने ऑर्गन्स के पहले आता है। फ्रॉम मैन टू हिज ऑर्गन्स इज़ द ऑर्डर ऑफ सिकनेस। जो बीमारी का ऑर्डर होता है ना, वो पहले इंसान को होती है, उसके बाद वो उसके ऑर्गन्स तक पहुंचती है, ठीक है। तो पहले इंसान बीमार होगा, उसके बाद उसके ऑर्गन्स बीमार होंगे। द टिश्यूज़ कुड नॉट बिकम सिक अनलेस समथिंग प्रायर टू देम हैड बीन डिरेंज्ड एंड सो मेक देम सिक। टिश्यूज़ आपके तब तक सिक नहीं होंगे जब तक उसके पहले कुछ डिरेंज ना हुआ हो। तो अगर आपके अंदर कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, उसके बाद आपके टिश्यूज़ बीमार होते हैं। ऐसे नहीं होता है कि अचानक से आपके टिश्यू चेंजेस होने लगते हैं, आपकी पैथोलॉजी होने लगती है, ठीक है। ज़रूर उसके पीछे कोई कारण है। Everything that we know by the senses belongs to physical man. Everything that we can feel with the fingers and see with the eyes, he leaves behind. जब इंसान मरता है ना, तो क्या होता है कि जो चीज़ें हम सिर्फ फिंगर से फील कर सकते हैं और हम आँखों से देख सकते हैं ना, वही चीज़ें बच जाती है, ठीक है। हम जो फिज़िकल मैन होता है ना, हम जो भी चीज़ अपने सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं या फील कर सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है, तो वही चीज़ क्या होती है, वो फिज़िकली मटेरियलिस्टिक पॉइंट होता है वो, ठीक है। द रियल सिक मैन इज़ प्रायर टू द सिक बॉडी। तो आदमी बीमार होता है, ठीक है, उसकी बॉडी बीमार नहीं होती है।
दैट विच इज़ कैरिड अवे इज़ प्राइमरी एंड दैट विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड इज़ अल्टीमेट। तो जो शुरुआती चीज़ होती है जहाँ से बीमारी होना शुरू होती है वो तो इंसान के साथ ही चली जाती है जब उसकी डेथ होती है, जब वो मरता है तो। एंड जो बच जाता है वो क्या होता है, वो अल्टीमेट होता है, मतलब जो एकदम एंड होता है डिजीज़ का, जो द रिजल्ट्स ऑफ द डिजीज़, ठीक है, वो बच जाता है। Now we say the man feels, tastes, sees, bears, he thinks and he lives, but these are only outward manifestations of thinking and living. हम क्या बोलते हैं कि कोई भी इंसान है, उसके पास फीलिंग्स हैं, वो सोच सकता है, वो देख सकता है, टेस्ट कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सिर्फ थिंकिंग और लिविंग का, रहने और सोचने का क्या होता है कि बाहरी कैसे वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन क्या है, द मैन विल्स एंड अंडरस्टैंड। मैन के पास विल भी होता है, मतलब कि किसी भी चीज़ की उसका डिज़ायर, उसकी मर्ज़ी क्या है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, उसकी विल क्या है, ओके मतलब उसकी मर्ज़ी क्या है, वो पावर को हम, उस कैपेसिटी को, उस डिज़ायर को हम क्या बोलते हैं, विल बोलते हैं। और अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि उसके समझने की शक्ति। सो द कैडेवर डज नॉट विल एंड डज नॉट अंडरस्टैंड। अब अगर एक डेड बॉडी है तो ना उसके पास विल होगी, ना उसके कोई डिज़ायर्स होंगे, ना मर्ज़ी होगी, वो किसी भी चीज़ को सोच नहीं समझ पाएगा, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। देन दैट विच टेक्स अ डिपार्चर इज़ दैट विच नोज एंड विल्स। तो जो चला जाता है इंसान के साथ, जब इंसान मरता है ना, तो क्या जाता है, उसकी विल और उसकी अंडरस्टैंडिंग जाती है, ठीक है। जो बच जाता है वो तो सिर्फ बॉडी होती है ना, वो तो मटेरियल पार्ट होता है, लेकिन इंसान तो चला जाता है। नाउ इट इज़ दैट विच कैन बी चेंज्ड एंड इज़ प्रायर टू द बॉडी। वो चीज़ होती है, मतलब कि जिस चीज़ को हम बदल सकते हैं, और बॉडी के पहले आता है ना जो चीज़, वही चीज़ चली जाती है इंसान के साथ। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, दैट मीन्स जो विल और अंडरस्टैंडिंग है, जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमको एक इंसान मिलता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ मैन? मैन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ विल एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ कंजॉइंड, मतलब मिलाते हैं जब हम विल और अंडरस्टैंडिंग को, तब एक इंसान बनता है। दे मेक लाइफ एन एक्टिविटी, दे मैन्युफैक्चर द बॉडी एंड कॉज ऑल थिंग्स ऑफ द बॉडी। इस विल और अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हमारी ज़िंदगी होती है, हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी, और यही हमारे बॉडी को मैन्युफैक्चर भी करता है और हमारी बॉडी की चीज़ें भी करता है। अब अगर हमारे पास सारे ऑर्गन्स हैं, सब कुछ है, हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, बट अगर हमारे पास विल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो क्या उस बॉडी का कोई यूज़ होगा? नहीं ना। सो विद द विल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग इन ऑर्डर, वी हैव अ हेल्दी मैन। तो अगर हमारा विल और अंडरस्टैंडिंग, अगर वो सही ऑर्डर में ऑपरेट कर रही है, तो एक हेल्दी मैन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि जो कोमा में पेशेंट्स होते हैं, उनके क्या होता है कि ऑर्गन्स सही होते हैं, बट अब वो ब्रेन डेड हो जाता है, ठीक है। उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं स्टिमुलाई को, ठीक है। पेशेंट कोमा में पड़ा है तो उसकी ना सोचने समझने की शक्ति होती है, ना कुछ होता है। कभी कभी क्या होता है कि उस कोमा के पेशेंट को फील होता है बट वो बोल नहीं पाता है। तो बेसिकली जो हमारे सोचने समझने की शक्ति होती है, अगर वही नहीं है हमारे पास, तो क्या होता है, हमारे पास सिर्फ बॉडी बचती है, तो वो बॉडी किसी काम की रह नहीं जाती है। तो अगर विल और अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से एक साथ काम करेगा, तभी एक आदमी स्वस्थ हो पाएगा। देन मैन इज़ द विल एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड द हाउस विच ही लिव्स इन हिज बॉडी। तो जो मैन होता है वो क्या होता है, विल और अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन होता है, और जिस घर में वो रहता है, ठीक है, वो क्या है, वो उसकी बॉडी है। नाउ द विल इज एक्सप्रेस्ड इन द फेस, एविल अफेक्शंस एंड एन एविल फेस। तो जो विल होती है, जो डिज़ायर्स होते हैं ना किसी पर्सन के, वो उसके चेहरे पर दिख जाते हैं, उसके हाव भाव कैसे होते हैं, ठीक है। अगर उसके एविल डिज़ायर्स हैं, उसकी बुरे अंदर से अगर उसकी किसी चीज़ के लिए बुरी फीलिंग है, अगर किसी को लेके हैट्रेड है या कुछ है, तो वो उसके चेहरे पे उसके एविल डिज़ायर्स दिखते हैं, ठीक है। द काउंटेनेंस देन इज एक्सप्रेसिव द हार्ट। काउंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो उसके दिल का बताते हैं हाल,
कि उसका दिल कैसा है। अगर आपका एविल अफेक्शंस होंगे, अगर आपके बुरे विचार होंगे ना, तो वो आपके चेहरे पे बिल्कुल अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं, आपकी झलक आती है आपके चेहरे पे। अगर आपका अच्छा स्वभाव है तो वो आपके चेहरे पे दिखेगा। एलोपैथिक पैथोलॉजी रिकॉग्नाइजिंग नथिंग बट मैंस बॉडी, ये हमने पहले ही बात कर ली है कि जो एलोपैथिक पैथोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की बॉडी को मानती है और वो कुछ नहीं मानती है, विल, अंडरस्टैंडिंग, ये सब बेकार है उसके लिए। येट वन कैन ईजिली कन्फ्यूज द एलोपैथ बाय आस्किंग हिम वट मैंस थॉट इज, वट मैन इज। तो डॉक्टर केंट क्या कह रहे हैं कि अब एलोपैथी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या मानती है कि इंसान की बॉडी है, वो उस पर वर्क करते हैं। तो हम इजीली एक एलोपैथ को कंफ्यूज कर सकते हैं उससे पूछ कर कि मैन का थॉट क्या होता है, मैन क्या होता है, ठीक है। होम्योपैथ मस्ट मास्टर दीज थिंग्स बिफोर ही कैन परसीव द नेचर ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज एंड बिफोर ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट क्योर इज। तो एक जो होम्योपैथ है उसको ये सब चीज़ में मास्टर होना पड़ेगा, उसको पहले ये सब चीज़ें जाननी पड़ेंगी, ठीक है, उसके बाद ही वो उस कॉज तक, उस जड़ तक पहुंच पाएगा, ठीक है। जो डिजीज़ होती है ना उसकी जड़ तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अब जैसे पेड़ होता है तो पेड़ भी तो ऐसे नहीं खड़ा हो जाता ना, उसकी कोई जड़ होती होगी, उसके रूट्स होते हैं ना जहाँ से वो पेड़ बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर उसकी जड़ में ही दिक्कत है तो क्या होगा, पेड़ अच्छे से बड़ा नहीं होगा ना, उस पे लीव्स नहीं आएंगे, उसके फ्रूट्स नहीं आएंगे, झड़ जाएंगे, सड़ जाएगा, मुरझा जाएगा। बट अगर उसकी जड़ में अच्छी चीज़ें हैं, खाद डली है, सब कुछ है, सही से काम कर रहा है, पानी दे रहे हैं, तो फिर वो अच्छे से पेड़ ग्रो करेगा। वैसे ही हमारी जो डिज़ीज़ होती है, अगर हमारी जो जड़ है वहीं से हमारी डिज़ीज़ पैदा होती है, ठीक है। तो अगर हम उस जड़ को ही निकाल के फेंक देंगे तो फिर डिज़ीज़ कहाँ से आएगी। एक होम्योपैथ को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंसान का सोचने समझने की शक्ति, उसका मेंटल क्या है, ठीक है। उसके बाद ही वो उस जड़ तक पहुंच सकता है और समझ पाएगा कि क्योर होता क्या एक्चुअली। सो इट इज़ द सोल ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन टू हील द सिक। फिजिशियन की जो एकमात्र ड्यूटी होती है, सोल ड्यूटी क्या होती है, एक सिक को क्या करना, हील करना, बीमार आदमी को क्योर करना। इट इज़ नॉट इज ड्यूटी टू हील द रिजल्ट्स ऑफ सिकनेस बट द सिकनेस इटसेल्फ। तो फिजिशियन की ड्यूटी क्या होती है कि उस सिक को, उस बीमार आदमी को हील करना, ना कि उसके टिश्यूज़ को, जो कि हमारे रिजल्ट्स ऑफ डिजीज़ हैं, जो हमारा पैथोलॉजी है, उसको हमको ठीक नहीं करना होता, हमको एक बीमार आदमी को ठीक करना होता है। ओके, now when the man itself has been restored to health, there will be restored harmony in the tissues and in the activities। जब उस इंसान जो है, जब उसकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अंदर की, जब वो हेल्दी हो जाएगा, तो अपने आप क्या होगा कि उसके टिश्यूज़ और उसके एक्टिविटीज़, उसके फंक्शंस जो होंगे वो बैलेंस्ड हो जाएंगे, एक हार्मनी में आ जाएंगे। Then the sole duty of the physician is to put in order the interior of the economy, that is the will and the understanding conjoined। So sole duty of physician क्या होती है, जो एकमात्र एम क्या होता है कि उस इंटीरियर ऑफ द इकोनॉमी जो है, जो हमारे अंदर की चीज़ें हैं, जो हमारा विल और अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक ऑर्डर में लाना, ठीक है। नाउ टिश्यू चेंजेस आर ऑफ द बॉडी एंड आर द रिजल्ट्स ऑफ द डिजीज़। जो भी टिश्यू चेंजेस हैं ना वो बॉडी के होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ीज़ के रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। जब डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, तो वो डिज़ीज़ किस चीज़ में जा रही है, अपना रूप उस कैसा ले रही है, वो होते हैं हमारे टिश्यू चेंजेस। दे आर नॉट द डिजीज़, वो बीमारी नहीं होते हैं। नाउ हैनीमैन वंस सेड दे आर नो डिजीजेज बट सिक पीपल। हैनीमैन ने कहा है कि बीमारी नहीं होती है, बीमार लोग होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि बीमारी नहीं है, कुछ भी बीमारी नहीं होती है, एक्चुअली में लोग बीमार होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जिसका डीप मीनिंग होता है कि बीमारी कुछ भी नहीं होती है, एक्चुअली लोग बीमार होते हैं, ठीक है। देयर इज़ फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस प्रोसीड्स फ्रॉम विद इन आउटवर्ड अंटिल वी हैव पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द टिश्यूज़। तो सबसे पहले क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं, जो पूरे चीज़ को गवर्न कर रहा है, जो संभाल रहा है, अगर उसमें दिक्कत आ रही है तभी वो क्या होगा, हमारे टिश्यूज़ में वो चीज़ें एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। तो पहले गवर्नमेंट का डिसऑर्डर होता है, मतलब हमारे अंदर कोई चीज़ खराब होती है, और क्या होता है कि डिजीज़ विद इन आउटवर्ड्स होती है, ठीक है। बाहर से कोई कॉज नहीं आता है,
अंदर ही हमारे चीज़ गड़बड़ होती है और वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, तो फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अगर इंटरनली कुछ डिरेंज हो रहा है तो वही चीज़ें बाहर हमको दिखने लगती है, वो होता है हमारा रिजल्ट ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो डिजीज़ प्रोग्रेसेस फ्रॉम मैन टू हिज ऑर्गन्स, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द बॉडी टू द आउटवर्ड्स, ओके, दैट इज विद इन आउटवर्ड। द बैक्टीरिया आर द रिजल्ट्स ऑफ डिजीज़। अब बैक्टीरिया जो है वो क्या है, वो डिजीज़ के रिजल्ट हैं, ठीक है, दे आर नॉट द कॉज। In the course of time, we will be able to show perfectly that the microscopical little fellows are not the disease cause. हम ये इन द कोर्स ऑफ टाइम आगे हम ये बता पाएंगे कि जो माइक्रोस्कोपिकल लिटिल फेलोज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्चुअली वो बीमारी का कारण नहीं होते हैं, वो बीमारी के बाद आते हैं, ठीक है। दे आर द स्कैवेंजर्स अकम्पनिंग द डिजीज़, ठीक है। वो डिज़ीज़ को अकम्पनी करते हैं, बस डिज़ीज़ के बाद वो आते हैं, ठीक है। स्कैवेंजर्स होते हैं, जैसे मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर पे जो फीड करते हैं उनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं, ठीक है, जो ख़राब चीज़ों पे करते हैं। एंड दैट दे आर परफेक्टली हार्मलेस इन एवरी रिस्पेक्ट। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो बाद में आते हैं डिजीज़ के, वो क्या होते हैं, दे आर परफेक्टली हार्मलेस, ये कोई हार्म नहीं करते हैं, ठीक है। They are the outcome of the disease and are present wherever the disease is, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे डिज़ीज़ के आउटकम होते हैं, ठीक है, और ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ जहाँ डिज़ीज़ होती है। तो मतलब ये डिज़ीज़ के बाद आते हैं, तो जब जब डिज़ीज़ प्रेजेंट होगी तो ये प्रेजेंट होगा ही होगा। डिज़ीज़ कॉज इज़ मच मोर सटल देन एनीथिंग। डिज़ीज़ का जो कॉज होता है, जो कारण होता है ना, वो किसी भी चीज़ से क्या होता है, सटल होता है, मतलब बहुत ही माइन्यूट होता है, हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको पहचान नहीं पाते, वी कैन नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई दैट कॉज। वो इतना सटल होता है, इतना माइन्यूट सा होता है डिजीज़ कॉज, ठीक है, ना ही हम उसको माइक्रोस्कोपिकली पता कर पाते हैं कि वो एक्चुअली में है क्या। नोट, हैनीमैन सेज, तो एफोरिज्म 1 के फुटनोट में हैनीमैन क्या बोल रहे हैं कि द फिजिशियंस मिशन is not however to construct so-called systems by interweaving empty speculations and hypotheses concerning the internal essential nature of the vital processes and the mode in which diseases originate in the invisible interior of the organism. तो डॉक्टर हैनीमैन ये बोल रहे हैं कि जो फिजिशियन का मिशन होता है ना, वो ये नहीं होता है कि उसको सिर्फ एम्प्टी स्पेकुलेशंस, मतलब खाली के बस जो सुनी सुनाई बातें होती है बिना किसी बेस के, जो सिर्फ एक हाइपोथेसिस होता है, एक प्रिडिक्शन होता है, सिर्फ परिकल्पना और एक अनुमान नहीं लगाना होता है, उसके बेसिस पे हमको ट्रीट नहीं करना होता है, उसके बेसिस पे हम ये अनुमान नहीं लगाते या परिकल्पना नहीं करते हैं कि कैसे डिज़ीज़ ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है, हमारे इनविजिबल इंटीरियर में, जो कि हमको नहीं दिखता है, ठीक है। तो हमें एक अनुमान या परिकल्पना नहीं करना है, स्पेकुलेशन, कंजेक्चर नहीं करना है, हमको हाइपोथेसिस नहीं लगाना है, ठीक है। We know that in the present day people are perfectly satisfied if they can find the name of the disease they are supposed to have. हम ये पता है हमें कि आजकल के ज़माने में क्या होता है कि अगर लोगों को उस डिज़ीज़ का नाम पता चल जाता है जो है उनको, तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं परफेक्टली। या डॉक्टर्स भी अगर हैं कुछ, उनको डिज़ीज़ का नाम वो डायग्नोज कर लेते हैं, तो दे आर ओके विद दैट। नाउ the more one thinks of the name of a disease so called, the more one is beclouded in the search for a remedy, for then the mind is only upon the result of the disease and not upon the image expressed in symptoms. जितना ज़्यादा हम एक डिज़ीज़ के नाम के पीछे पड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हम उस रेमेडी के लिए उस सर्च में घुसते जाएंगे, बिक्लाउड होते जाएंगे, मतलब हम एकदम उसमें घुस जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा, हम और फंसते चले जाएंगे उसमें, ठीक है। तो फिर हमारा जो माइंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ीज़ के रिज़ल्ट पे फोकस करने लगेगा, ठीक है, और ना हम उस इमेज पे नहीं जाएंगे, हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कंसिडर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो कि हमको सिम्टम्स के रूप में जो हमको इमेज मिल रही है, हम उस चीज़ पे जाएंगे ही नहीं। जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं पर्टिकुलर डिजीज़ के, हम उनके बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन कर देंगे। सो प्रिस्क्राइबिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ डिजीज़ causes changes in the results of disease but not in the sickness except to hurry its progress. तो अब what Dr. Kent is saying
कि अगर हम रिजल्ट्स ऑफ डिज़ीज़ के बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, अपनी मेडिसिन देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो डिज़ीज़ के रिज़ल्ट है ना उसी में चेंजेस आएंगे, हम कॉज को नहीं जान पाएंगे, ना ही हम उसको जड़ से हटा पाएंगे। तो सिकनेस जो होती है, बीमारी जो होती है, हम उस पर कोई वर्क नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट उस बीमारी के लिए हम सिर्फ इतना कर पाएंगे कि उसका प्रोग्रेस हम और बढ़ा देंगे, ठीक है, वो और प्रोग्रेस हो जाएगी बीमारी। Now it is a well known fact that some persons are susceptible to one thing and some to another. अब ये तो बहुत ये तो सबको ही पता है कि कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, कोई चीज़ के लिए ससेप्टेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा उनको जल्दी चीज़ें लग जाती हैं और किसी को नहीं लगती है, वही सेम चीज़ से वो अफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। Now, if an epidemic comes upon the land, only a few come down with it. Why? अब डॉक्टर केंट ये बोल रहे हैं कि अगर एपिडेमिक होता है तो क्या होता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को होता है और बाकियों को नहीं होता है, या मैक्सिमम पीपल को हो जाता है और बहुत से लोग बच भी जाते हैं उससे। तो ऐसा क्यों होता है? दीज थिंग्स मस्ट बी सेटल्ड बाय द डॉक्ट्राइन्स ऑफ होम्योपैथी। इडियोसिंक्रेसीज मस्ट बी अकाउंटेड फॉर। अब ये जो चीज़ें हैं वो हम डॉक्ट्राइन ऑफ होम्योपैथी से आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को भी बीमारी होती है और बाकी लोग उससे बच जाते हैं। तो इडियोसिंक्रेसी क्या होता है? बेसिकली कुछ पर्सन्स जो होते हैं उनमें इनबॉर्न एलर्जिक होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है, और वो बहुत ही पेक्यूलियर सी, मतलब अनयूजुअल सी उनकी एलर्जी नहीं होता है बेसिकली। एलर्जी तो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है कि सेम चीज़ से उनको एलर्जी हो, बट इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, उसी के टाइप का होता है, बट उनमें अलग तरीके का क्या होता है कि उसके अगेंस्ट में उनका रिएक्शन आता है बॉडी का एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है, उनका पेक्यूलियर सा रिएक्शन होता है एक पर्टिकुलर एलर्जिन कह लो या कोई भी चीज़ कह लो, ठीक है, तो वो इनबॉर्न उनके अंदर होता है। Now, the sick man will be made sick under every circumstance, whereas the healthy man could live in a lazaretto. तो क्या होता है कि एक जो बीमार आदमी होगा वो हर सर्कमस्टेंस में वो बीमार हो जाएगा। अगर वो अंदर से बीमार है ना तो किसी भी कंडीशन में उसको रख लो, उसको बीमार होना ही होना है। और अगर एक स्वस्थ आदमी है, अंदर से स्वस्थ है वो, ठीक है, तो वो एक लेजरेटो में भी रह सकता है। लेजरेटो मतलब बेसिकली डॉक्टर केंट के जो वर्ड यूज़ किए हैं इसका मतलब क्या होता है कि एक हॉस्पिटल होता है बेसिकली, या क्वारंटीन कह सकते हैं, जहाँ पे एक इन्फेक्शियस ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जिनको इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, तो पर्टिकुलर पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिनको एक ऐसी फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, तो अगर कोई इंसान है वो उस जगह पे भी रह रहा है जहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हैं जिनसे बीमारी फैल सकती है, तो अगर वो स्वस्थ आदमी है, स्वस्थ इंसान है, तो उसको उस पर्टिकुलर जगह पर भी वो बीमारी नहीं घेरेगी, ठीक है। इट इज़ हिज ड्यूटी टू बंट आउट द सिम्टम्स ऑफ द सिकनेस अंटिल अ रेमेडी इज़ फाउंड दैट कवर्स द डिसऑर्डर। तो ये फिजिशियन की ड्यूटी होती है कि वो उन सारे सिम्टम्स को नोट डाउन करे जब तक एक रेमेडी ना उसको मिल जाए जिसमें वो सारे उसके डिसऑर्डर्स आ जाएं, ठीक है, वो सारे उसके सिम्टम्स कवर हो जाएं पेशेंट के। Now that remedy which will produce on healthy man similar symptoms is the master of the situation, is the necessary antidote, will overcome the sickness, restore the will and understanding to order and cure the patient. तो वो रेमेडी जो कि एक हेल्दी पर्सन पर वही सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करती है, वही हमारी सिचुएशन की मास्टर होती है, वही हमारा एंटीडोट होता है, ठीक है। तो ये जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है कि अगर एक रेमेडी है, अगर वो हेल्दी पर्सन पे वो कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, द सेम सिम्टम्स जो कि एक डिजीज्ड इंडिविजुअल में आ रहे हैं, तो वो रेमेडी कैपेबल होती है एक डिजीज्ड इंडिविजुअल में उन सिम्टम्स को क्योर करने की, ठीक है, जो कि वो एक हेल्दी पर्सन में प्रोड्यूस करती है। सो दैट इज़ द नेसेसरी एंटीडोट, वो हमारी बीमारी को ओवरकम कर देगा और जो पेशेंट है वो क्योर हो जाएगा एंड उसकी जो विल और अंडरस्टैंडिंग है वो भी रिस्टोर हो जाएगी। Now sickness can be learned by the study of the provings of drugs upon the healthy economy, ठीक है। सिकनेस को हम कैसे पढ़ सकते हैं, बीमारी को जो कि एक हेल्दी इकोनॉमी है उन पे जब हम ड्रग्स की प्रूविंग करते हैं तो हम ऐसे बीमारियों को समझते हैं,
Now, Hahnemann made use of the information thus obtained when he stated that the mind is the key to the man. Hahnemann क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा दिमाग है ना, वो हमें इंसान तक पहुंचाने की चाबी होता है. ठीक है, तो वो इंसान कैसा है वो उसके दिमाग से पता चलता है. The symptoms of the mind have been found by all his followers to be the most important symptoms in a remedy and in a sickness. तो जो माइंड के सिम्टम्स होते हैं, जो हमारे मेंटल्स होते हैं ना, वो हैनीमैन के सारे फॉलोअर्स ने फॉलो किए हैं, निकाले हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं एक पर्टिकुलर रेमेडी के, दवाई के या फिर बीमारी के. तो मेंटल्स पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है. नाउ मैन कंसिस्ट इन व्हाट ही थिंक्स एंड व्हाट ही लव्स एंड देयर इज़ नथिंग एल्स इन मैन. जो इंसान है ना, वो सिर्फ अपने सोच से बना हुआ है, और वो किस चीज़ से प्यार करता है, उसके डिज़ायर्स क्या हैं, उसके सोचने समझने की शक्ति. ठीक है, तो बेसिकली उसके जो मेंटल्स होते हैं, और कुछ नहीं होता है इंसान में. ऑल मेडिसिन ऑपरेट अपॉन द विल एंड द अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट एंड अल्टीमेटली ऑन द टिश्यूज़. तो कोई भी मेडिसिन जो होती है वो पहले हमारे मेंटल पे, हमारे माइंड पे वर्क करती है. ठीक है, एंड उसके बाद वो हमारे टिश्यूज़ पे पहुंचती है. We see them affecting first man's mind and proceeding from the mind to the physical economy, to the outermost, to the skin, the hair, the nails. सबसे पहले हमारा दिमाग इफेक्ट होता है उस मेडिसिन से. फिर हमारे दिमाग से क्या होता है कि जो हमारे फिजिकल चीज़ें हैं, जो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, बाल है, नाखून है, ठीक है, हमारी स्किन है, फिर हमारा अंदर से बाहर रेमेडी वर्क करती है. सो एज वी परसीव द नेचर ऑफ सिकनेस इन अ ड्रग इमेज, जैसे हम एक ड्रग इमेज में बीमारी के नेचर को देखते हैं, द सेम वे वी मस्ट परसीव द नेचर ऑफ द सिकनेस इन अ ह्यूमन बीइंग टू बी हील्ड. तो जैसे हम अपने मेट्रिया मेडिका में हम एक ड्रग इमेज में हम बीमारी को पढ़ते हैं, वैसे ही हमको जिस पर्सन को हील करना है, हमें उसके सिम्टम्स को, उसके सिकनेस के नेचर को हमको वैसे ही ऑब्जर्व करना है. The totality of the symptoms written out carefully is all that we know of the internal nature of the sickness. जो भी टोटलिटी होती है सिम्टम्स की, ठीक है, जो कि हम केयरफुली लिखते हैं पेशेंट की जब हम केस टेकिंग करते हैं, तो वही क्या होता है, वो हमारा इंटरनल नेचर होता है कि जो बीमारी है वो अंदर से कैसी है. ठीक है, वही तो होते हैं हमारा साइंस और सिम्टम्स. तो जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होती है वो हमारे अंदर जो भी चीज़ें ख़राब हुई है उसकी भाषा होती है, जो बाहर की तरफ हमको दिखती है. Then the proper administration of the similar remedy will constitute the art of healing. और फिर जब हम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे, तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द आर्ट ऑफ हीलिंग. यही तो आर्ट है. ठीक है, साइंस तो हो गया जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और जो आर्ट है वो क्या होता है, केस टेकिंग हम कैसे कर रहे हैं, पेशेंट के सिम्टम्स को कितने अच्छे से हम समझ रहे हैं, कैसे हम रेमेडी दे रहे हैं. ठीक है, तो ये होता है आर्ट ऑफ हीलिंग. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. Hope you all like it, and if you like the video, please do like, share and subscribe my channel. And if there are any doubts related to the today's lecture, you can ask me in the comment section. I'll surely look out to that. And if there is video, and if you want any video of your choice, you can drop that also in the comment section. So take care, bye bye, thank you.